आज सभी पार्टियों को ब्राह्मणों पर बहुत प्रेम आ रहा है। आज बहुजन समाजवादी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है और ब्राह्मण के चरणों पर गिरने का एक स्वांग रच रही है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी से कि तब आपका ब्राह्मण प्रेम कहां था जब आपकी सरकारें उत्तर प्रदेश में थी। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से कि तब आपका ब्राह्मण प्रेम कहां था, तब परशुराम जी का ध्यान कहां था जब आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी। सैफई महोत्सव में आईजी श्री आशुतोष पांडे जी को घुटनों के बल बिठाया था आपने, और आप उस महोत्सव का आनंद ले रहे थे यादव जी। तब ब्राह्मण प्रेम याद नहीं आया था, तब आपको ब्राह्मण याद नहीं आया था। आज आप ब्राह्मण को रिझाने के लिए ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं तब आपका ब्राह्मण प्रेम कहां था जब इटावा में एक ब्राह्मण परिवार को सिर्फ आपने इसलिए मुंह काला करके बाजार में घुमाया क्योंकि उसका दोस्त सिर्फ इतना था कि वो ब्राह्मण था। उस परिवार के बच्चों और महिलाओं का भी मुंह काला करके आपने बाजार में घुमाया था, और आखिरकार उस ब्राह्मण परिवार को उस गांव से पलायन करके जाना पड़ा था। तब आपका ब्राह्मण प्रेम कहां था, मैं आज पूछना चाहता हूं। तब ब्राह्मण प्रेम कहां था जब कन्नौज में नीरज मिश्रा जी की हत्या कराई गई और मैनपुरी के हरिपुर गांव में आपने 3 ब्राह्मणों की हत्या करवाई। तब आपका ब्राह्मण प्रेम कहां था। आपको सिर्फ इतनी राजनीति करनी आती है कि फूट डालो और राजनीति करो। आपको लग रहा था कि आप यहां पर राजनीति करेंगे और भगवान श्री राम और भगवान परशुराम में विभेद करके आप यहां पर वोट बैंक की राजनीति करेंगे। आपके खून में यह है कि बंटवारा करो, लड़ाई कराओ, दंगे कराओ और वोट लो। आपका काम है कि किसी प्रकार से भी सत्ता का लाभ, सत्ता का सुख प्राप्त करना। लेकिन यहां का ब्राह्मण आपको बताना चाहता है कि ब्राह्मण सिर्फ एक जाति नहीं है। जैसा कि आपको लगता है कि चलो बंटवारा करेंगे और भगवान राम और भगवान परशुराम में विभेद कराएंगे और यहां पर वोट ले लेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण सिर्फ एक जाति नहीं है। ब्राह्मण एक ऐसी अवस्था है जो कभी शबरी में पाई जाती है तो कभी निषाद राज में पाई जाती है, और ऐसी अवस्था जो लगातार ब्रह्म तत्व को विचारती है वो भगवान राम और भगवान परशुराम में विभेद नहीं होने देगी, और आप जैसे जो षड्यंत्रकारी यहां पर हैं उन्हें यहां से उखाड़ कर फेंक देगी। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचे तो निश्चित तौर से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ज्ञान मात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने मात्र से नहीं आ जाता। आपको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के बाद भी यह नहीं मालूम चल पाया कि वर्चुअल रैली क्या होती है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ज्ञान मात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने मात्र से नहीं आता है, ज्ञान संस्कारों से आता है, और आपके संस्कार राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं, और ऐसे संस्कार में ज्ञान नहीं आ सकता है, और ऐसे संस्कार के साथ आप ब्राह्मण को समझ नहीं सकते हैं। ब्राह्मण सर्वे भवन्तु सुखिना का आधार मानकर अपना जीवन व्यापन करता है, और ब्राह्मण सबका साथ और सबका विकास की मानसिकता के साथ चलता है। ब्राह्मण परिवारवाद की बात नहीं करता है, ब्राह्मण समस्त समाज को साथ में लेकर के चलता है और समस्त समाज का नेतृत्व करता है। ऐसा ब्राह्मण होता है, और आप उसे चाह करके भी भगवान परशुराम और भगवान राम में विभेद नहीं कर सकते हैं। मैं सभी ब्राह्मणों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप भगवान राम के चरणों में अपना मतदान करें और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, जिससे सबका साथ और सबका विकास हो सके। अखिलेश यादव जी, अभी आपने एक जनता से वादा किया है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। शायद आप भूल गए होंगे, और आपको ऐसा लगता है कि यह जनता भी भूल गई होगी। और मैं आपको एक बात यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि अगर जनता भूल भी गई होगी तो ये हम जैसे कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हम जनता को बार बार याद दिलाते रहेंगे कि जब सैफई में 24 घंटे लाइट आती थी, जब मैनपुरी में 24 घंटे लाइट आती थी, जब इटावा में 24 घंटे लाइट आती थी, उस समय हमारे घर में 7 दिन दिन और 7 दिन रात में लाइट आती थी। 100 रुपए चंदा करके हम नया ट्रांसफार्मर लगवाते थे। बिजली चोरियां इतनी हो रही थी कि 10-10 खंभों के तार रात में गायब हो जाते थे और विभाग को पता तक नहीं चल पाता था। ऐसा भ्रष्टाचार जो आपकी सरकार में हो रहा था, ऐसी सरकार कैसे वादा कर सकती है कि 300 यूनिट बिजली आप फ्री में देंगे। मित्रों, कोरोना काल में यह सिद्ध हो गया कि धरती पर यदि कोई देवतुल्य है तो वो हमारे डॉक्टर्स हैं,
क्योंकि डॉक्टर्स ने इस कोरोना काल में अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर इस देश की जनता को कर दिया। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अगर इस धरती पर देवताओं के बाद किसी का स्थान है तो वो हमारे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में दो विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं। पहली विचारधारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और दूसरी समाजवादी पार्टी की विचारधारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कोरोना काल में डॉक्टर्स ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन डॉक्टर्स के अभिनंदन के लिए घंट घड़ियाल बजवाए, शंखनाद करवाए, लेकिन ये शंखनाद दूसरी विचारधारा को पसंद नहीं आया। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कन्नौज में जब घायलों को देखने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पहुंचे तो बहुत छोटे अधिकारी हो, बहुत छोटे कर्मचारी हो, आरएसएस के हो सकते हो, बीजेपी के हो सकते हो, नहीं ये बात नहीं कह सकते वो क्या कह रहा हो तो मुझे नहीं समझा सकते। दूर हो जाओ, एकदम दूर हो जाओ, एकदम हट जाइए यहाँ से, भाग जाइए यहाँ से, बाहर भाग जाओ यहाँ से। वहां उपस्थित डॉक्टर डीएस मिश्रा जी से अखिलेश यादव जी ने बोला कि आप बहुत छोटे अधिकारी हो, आपको बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो दो मानसिकताओं का फर्क साफ है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर्स को देवतुल्य कहती है, वहीं पर दूसरी विचारधारा की इतनी हैसियत नहीं रखती है कि एक डॉक्टर अखिलेश यादव जी से बात भी कर सके। आपने एक कहावत सुनी होगी कि यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसा राजा होता है उसके कर्मचारी भी वैसे ही होते हैं। तो मैं आपका ध्यान एक प्रमुख घटना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह घटना आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व की है। आज से 7 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में सीसामऊ विधानसभा के तत्कालीन विधायक जो कि हाजी इरफान सोलंकी जी हैं, वो उस समय विधायक थे। विधायक जी अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे और रास्ते में इनकी गाड़ी से एक कानपुर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर की गाड़ी टकरा जाती है। इनकी विधायक जी की गाड़ी में छोटा सा स्क्रैच आता है और विधायक जी सत्ता की हनक में तिलमिला उठते हैं। विधायक जी अपने गनर को नीचे भेजते हैं और उनके गनर उन जूनियर डॉक्टरों से बेहद अभद्रता करते हैं। और जब जूनियर डॉक्टर इस बात का जवाब देते हैं, वो अपनी सफाई देते हैं, तो विधायक जी तिलमिला उठते हैं क्योंकि विधायक जी उस समय सत्ता की हनक में थे। और विधायक जी ने ऐसा तांडव कानपुर मेडिकल कॉलेज में रचा था जिसका मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। मैं सारे प्रूफ इस वीडियो में लाया हूं। सरकार हड़ताल तोड़ने के लिए कुछ नहीं कर रही। ये पूरी लड़ाई डॉक्टरों और समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के अहम की है। जूनियर डॉक्टर की गाड़ी माननीय विधायक जी की गाड़ी से टकरा जाती है। उसके बाद उनके जो गनर हैं और जो उनके समर्थक थे वो निकल के उनको पीट देते हैं। अब जरा उस रात की तस्वीरें भी देखिए। देखिए कैसे शुक्रवार की रात विधायक ने आरोप लगाया कि उन पर डॉक्टरों ने जानलेवा हमला किया। तो मेडिकल कॉलेज के लड़के जा रहे थे, वहाँ एक बुजुर्ग खड़ा था, उससे टकरा गए, लड़ने लग गए। वो मना कर रहा था, हमने अपने गनर को भेजा, हमने जाओ बुजुर्ग है इनको मना कर दो, तो वो गनर को मारने लग गया। देखा आपने, विधायक के सिर पर पट्टी बंधी हुई है। और अब आज की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें सी न्यूज के स्टूडियो की हैं। 3 दिन में ही विधायक जी के सिर पर लगी चोट ठीक हो गई और उनकी पट्टी भी हट गई। ये तस्वीर कानपुर के पेट्रोल पंप के सीसीटीवी की है। देखिए कैसे इन तस्वीरों में पुलिस डॉक्टरों को दौड़ा रही है। विधायक का दावा है कि पेट्रोल पंप पर ये डॉक्टर उनकी गाड़ी को जला देना चाहते थे। एक आदमी पेट्रोल पंप का जिससे ये पेट्रोल डाला जाता है वो नोजल खींच के मेरी गाड़ी की तरफ ले जा रहा था और मेरी गाड़ी में आग लगाना चाह रहा था। अगर आप देखिए इसको सही से। लेकिन इन सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। वैसे पुलिस के लाठीचार्ज की तस्वीरें हमारे कैमरे में भी कैद हुई थी। जब कानपुर पुलिस ने हॉस्टल में घुसकर छात्रों को पीटा था। देखा आपने कानपुर पुलिस कैसी बर्बरता से इन जूनियर डॉक्टरों को पीट रही थी। गेट थोड़ा आगे आओ, गेट बंद करो, गेट बंद करो, गेट बंद कर दीजिए, गेट बंद करो।
रुक जाओ भाई रुको। इंचार्ज छोड़ो। आप पता बताइए क्यों लड़के कहाँ हैं आपके? तुमको क्या पकड़े हैं? चलो चलो कोई बात नहीं। चलो लौला की वैभव के गुम्मा लगे कैमरा चला के अंदर। चलो वैभव तुम्हें पहले जाओ चलो पट्टी दिलाओ वैभव चली जाओ बेटा। सबके पास शील्ड है, चोट लगने का चांस बहुत कम है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी हिचकिएगा नहीं। आप लोग जरूर जाइए और एक बार और इन लोगों की कमर तोड़िए जो लोग आपराधिक घटना करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके इरादे को नाकाम कीजिए। किसी पहन लेंगे, अगर उतार दिया हम साथ में के अंदर जाएंगे। रुक जाइए क्या हुआ तुम्हारे साथ? हम लोग को घुस के मारा गया, हमारे टीचर को मारा गया है। हम लोग लोगों का इलाज करने के लिए बैठे हुए। हम लोगों की तरफ से फायरिंग भी हुई है। सुनिए कुछ नहीं, हम लोगों ने कुछ नहीं किया सर। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से जूनियर डॉक्टर्स और उनके टीचर्स को हॉस्टल से खींच कर पीटा गया। मैं अखिलेश यादव जी आपसे एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि तब आपकी सत्ता थी और आपने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया। आज फिर से आप विधानसभा में आए हैं और यही डॉक्टर और यही प्रबुद्ध फिर से आपके सामने खड़े हुए हैं। आप लाख कोशिश करें, आप लाख कहें कि ये नई सपा है, लेकिन नई सपा कहने के बाद भी आपकी पुरानी सपा के पाप नहीं धुलने वाले। ये जनता याद रखेगी। इस जनता ने 2017 में भी आपको जवाब दिया था, इन्हीं डॉक्टर्स और प्रबुद्ध वर्ग ने आपको 2017 में जवाब दिया था और आज यही डॉक्टर और प्रबुद्ध वर्ग आपको फिर से जवाब देने को तैयार है। तो आप नई सपा कहते रहिए, लेकिन पुरानी सपा के आप पाप नहीं धुल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों विचारधाराएं साफ हैं कि जहाँ पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर्स को और प्रबुद्ध वर्ग को देवतुल्य कहती है, वहीं दूसरी मानसिकता आपकी है जो डॉक्टर्स को इतना छोटा दिखाती है। बहुत छोटे अधिकारी हो, बहुत छोटे कर्मचारी हो। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यह सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये तो एक ऐसा आंदोलन है जिसे करोड़ों देशभक्तों ने अपने बलिदानों से सींचा है और लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने लहू से सींच करके इस पार्टी को तैयार किया है। कोई भी राजनीतिक दल यूं ही इतना बड़ा नहीं हो जाता, उसके पीछे संघर्षों की गाथा है और हमारे पीछे भी संघर्षों की गाथा है और हमारी नियति में भी केवल संघर्ष ही लिखे हैं। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का अनुसरण करती है और भगवान राम द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही चलती है। जब अयोध्या में प्रभु राम की धर्म ध्वजा फहरा रही थी, जब सनातनियों का धर्म ध्वज फहरा रहा था, उसी समय श्रीलंका से बराबर अधर्म का प्रचार और प्रसार हो रहा था। एक तरफ भगवान राम का राज्य था और एक तरफ रावण का राज्य था। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि जो भगवान राम का राज्य था वो सबका साथ और सबका विश्वास पर टिका था, जबकि रावण का राज्य केवल अपनों का साथ और अपनों के विकास तक ही सीमित था। रावण के राज्य में अत्याचार
और भ्रष्टाचार अपने चरम पर था, और खुश सिर्फ वो लोग थे जो रावण के जैसे थे और रावण के कुल के थे। यद्यपि कुल के भी कुछ लोग थे, रावण के कुल में भी कुछ लोग ऐसे थे जो रावण से खुश नहीं थे। वो चाहते थे, वो रावण को समझाना चाहते थे, परंतु रावण को किसी की भी परवाह नहीं थी। ऐसे में जो उसके कुल के भी लोग थे वो भगवान राम के शरण में जाते हैं और प्रभु राम उन्हें भी हृदय से लगाते हैं। तो जब अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ जाता है, जब पूरा विश्व एक आतताई राजा के चंगुल में फंस जाता है, तो पूरा विश्व मिल जाता है और पूरे विश्व को इकट्ठा प्रभु राम ने किया, और प्रभु राम ने पूरे विश्व के सभी जनमानस को इकट्ठा किया, और उन्हीं जनमानस की ताकत पर प्रभु राम ने रावण को हरा दिया और उसके अहंकार का नाश कर दिया। आज काफी कुछ स्थिति फिर वैसी हमारे टीपू सुल्तान की भी है, और टीपू सुल्तान के विरोध में भी जब उसका अत्याचार इतना बढ़ गया, 2012 से 2017 तक जनता त्राही त्राही कर रही थी, और उसी जनता ने संकल्प किया, प्रभु राम के चरणों में मत्था टेक कर पूरी जनता ने संकल्प किया, और 2017 में भारतीय जनता पार्टी को अपार जन विश्वास प्राप्त हुआ, और इस देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के ऐसे आतताई साम्राज्य का विनाश कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी इस जन सहयोग के कारण ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के तैयार हुई है। भारतीय जनता पार्टी हम सबकी पार्टी है, और हम सब ने सुना है कि सब पर राम तपस्वी राजा, यानी तपस्वी से बड़ा कोई राजा नहीं हो सकता, और इसे चरितार्थ कर दिया हमारे पूज्य बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने। और बाबा जी ने 2017 से 22 तक सबका साथ और सबका विकास, लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय के लक्ष्य पर कार्य किया है। और मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी ने राम राज्य स्थापित कर दिया है, लेकिन मैं ये निश्चित तौर पर कहता हूं कि राम राज्य को पूरा करने के लिए, राम राज्य को स्थापित करने के लिए जितना कुछ हो सकता था वो हमारे पूज्य बाबा जी ने अवश्य किया है। एक परिवार के मुखिया के रूप में कई बार हम परिवार के सभी सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पाते। हम प्रयत्न अवश्य करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिवार का कोई सदस्य हो सकता है कि संतुष्ट ना हो पाए। इतना बड़ा प्रदेश है, हो सकता है कोई त्रुटि रह गई हो, लेकिन बाबा जी ने पूरे प्रयत्न से कार्य किए हैं। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो आप भारतीय जनता पार्टी को सुझाव दीजिए, और उस त्रुटि के लिए इतनी बड़ी गलती ना कीजिए कि एक ऐसा आतताई राजा, एक रावण की सत्ता फिर से उत्तर प्रदेश में राज्य करे कि हमें निरंतर 5 साल परेशान होने पड़े। यदि आप चाहते हैं कि हमारी धर्म ध्वजा ऐसी ही फहराती रहे, हमारे प्रभु राम का मंदिर ऐसा ही बनता रहे, बाबा विश्वनाथ की नगरी चमकती रहे और भगवान श्री कृष्ण की नगरी जगमगाती रहे, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सब कुछ भूल करके आज एक हो जाइए। जिस प्रकार भगवान राम ने सबको एक किया था, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं उन्हीं प्रभु राम के चरणों में हम सब एक होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, और फिर से यहां पर सब पर राम तपस्वी राजा की जो कहावत है उसे चरितार्थ करेंगे। जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा अभियान है जो भारत माता को निरंतर परम वैभव की ओर पहुंचाने के लिए तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी हम सबको, यह गौरव की बात है हम सब के लिए कि हम सब इतनी बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितनी बड़ी पार्टी भारत में छोड़िए विश्व में कोई उपस्थित नहीं है। निश्चित तौर से इतनी बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता होने पे हमें गौरव का एहसास होना चाहिए कि हम राजनीति नहीं करते हैं, हम भगवान राम के पथ पर चलते हैं। हम भारत को अखंड भारत बनाने के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। आपको क्या लगता है? यहां पर मैं सिर्फ भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताने आया हूं। राजनीति तो सारी पार्टियां करती हैं। एक बात बताइए, भारत में हो जाते दो प्रधान, 2 विधान, 2 निशान, क्या फर्क पड़ता था? हमें तो राजनीति करनी थी, लेकिन नहीं, हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो संस्थापक थे, उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी कि भारत में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे। ये और एक बार जोर से बोलिए, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रण से बंधी थी। इतनी आहुतियां देने के बाद 24 जून 1991 को हमारी सरकार बनती है, और जब हमारी सरकार बनती है तो हम चाहते तो 5 साल तक यहाँ पर सिंहासन पर बैठते, लेकिन
लेकिन हमारे खून में ये है कि हम सिंहासन पे नहीं बैठेंगे, हमारे प्रभु राम सिंहासन पे बैठेंगे। और हमने प्रभु राम को सिंहासन पे बैठाने के लिए आप सभी जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को ढा दिया, ढह गई बाबरी मस्जिद। और बाबरी मस्जिद के साथ साथ हमने जो अभियान चलाया था वो अभियान भी शांत हो गया और विपक्षियों ने हमारी सरकार गिरा दी। जो हमारी सरकार 5 साल चलने वाली थी वो सरकार मात्र 1 साल में गिरा दी गई। सिर्फ वो सरकार ही नहीं गिरी, वो सरकार चल सकती थी 5 साल तक, उसके साथ साथ हमारी 3 सरकारें और गिरा दी गई। लेकिन हम लोग अपने प्रण से नहीं हटे और हम लोगों ने मेहनत जारी रखी और भगवान श्री राम का आशीष हमारे ऊपर ऐसा है कि आज 2022 में जब हम बैठे हुए हैं तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे प्रभु राम भी ठाठ में है और माननीय विधायक जी के संरक्षण में आज बिठूर विधानसभा की जो जनता है वो भी ठाठ में है। ये गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे विधायक, जिन्हें मैं ऑनलाइन भी फॉलो करता हूं और सर मैं आपको ऑफलाइन भी फॉलो करता हूं, ऐसा कुछ आपको दिख भी रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार सबके लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य लक्ष्य अंत्योदय, प्राण अंत्योदय और पथ अंत्योदय। हमने लगातार अन्न महोत्सव बनाया, किसान सम्मान निधि बनाई। विपक्ष का काम था विरोध करना और विपक्ष ने हर चीज में विरोध किया। कोरोना आया तो हमने कोरोना की वैक्सीन लगाई तो विपक्ष का कहना था कि ये भाजपा की वैक्सीन है और हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बाद में चुपके चुपके उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई और उनके पिताजी ने भी वैक्सीन लगवाई। आज हम लोगों ने देखा कि अन्न महोत्सव के नाम पर हमारे योगी बाबा ने धन के सारे कपाट खोल दिए। और आप सभी जानते हैं कि जब आप अच्छे मन से कोई काम करते हैं तो आपने मुहावरा सुना होगा कि आप अच्छा काम करें और भगवान छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि यह मुहावरा आज चरितार्थ हो गया और भगवान छप्पर फाड़ के नहीं, यहां दीवारें फाड़ करके पैसा दे रहे हैं। और जो समाजवादी हित था उसकी बदबू आज पूरे देश में फैल रही है। हम लोग तो टोटी चोर को सिर्फ इतना समझते थे कि टोटी चोर सिर्फ टोटी चोर है, लेकिन आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि वो टोटी चोर नहीं है, उससे ज्यादा भी कुछ है। आप सभी जानते हैं कि जब इन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो आप सबने सुना होगा कि इन्होंने अपने स्विमिंग पूल की फर्श तोड़ डाली, बाथरूम के दरवाजे तोड़ डाले और हम लोगों ने सोचा कि ये टोटी निकाल रहा है। वो मित्रों टोटी तो निकाली और टोटी के साथ साथ दीवारों से उसने इतना धन भी निकाल के रखा जो आज अपनी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर 200 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। ऐसा व्यक्ति जो अन्न हमें मिलता है, जो रिफाइंड हमें मिलता है, जो चना हमें आज मिल रहा है, वो इनकी सरकारों में भी मिल सकता था, लेकिन इनकी सरकारों में गरीबों के लिए अन्न नहीं है। वो अन्न उठाकर इन्होंने अपनी बाथरूम की दीवारों में डाल रखा है। ऐसी नीच मानसिकता आपने देखा कि मोदी जी की जब रैली हुई तो इन्होंने पूरी कोशिश की माहौल बिगाड़ने का। अपने ही कार्यकर्ता ने हमारे पोस्टर, हमारी पार्टी के पोस्टर और कमल का चुनाव चिन्ह लगाया और उसके बाद इतनी गिरी हुई मानसिकता ये प्रदर्शित कर रही है कि इनका मनोबल कितना टूट गया है और इनके मनोबल को ही ये प्रदर्शित कर रहा है कि आज ये ऐसे काम करने पर उतारू हो गए हैं। निश्चित तौर से ये हमारा मजबूत संकल्प है और इनका कमजोर मनोबल है जो आज इनको ये स्थिति पे लाके इनको खड़ा कर दिया गया है। जब हमारी सरकार जो कि पूर्ण बहुमत से बनी थी, 5 साल सरकार चल सकती थी, लेकिन हमने बाबरी विध्वंस करके ये दिखा दिया कि हमें सिंहासन पर विराजमान होने का शौक नहीं है, हमें देश की सेवा करने का शौक है। देश की सेवा करने के चक्कर में हम लोगों ने विध्वंस बाबरी मस्जिद को ढा दिया और मित्रों वहां पर आज इतना आलीशान राम मंदिर बन रहा है। और ये जो सपा के लोग बोल रहे थे कि अगर एक बार मेरी सरकार आ जाएगी मैं बाबरी मस्जिद की स्थापना पुनः कराऊंगा, तो मैं मित्रों एक बात और कहना चाहता हूं कि जब कार सेवक गए थे तो रास्ते में करोड़ों मस्जिदें मिली थी। हमें किसी की मस्जिदों से, किसी के भी ईगो से नहीं टकराना था, हमें बाकी मस्जिदों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मुझे उन सभी मस्जिदों से लेना देना है जो हमारे मंदिर तोड़ करके बनाए गए हैं। और आज की तारीख में हमारा आलीशान मंदिर वहां पर बन रहा है
और मैं कहना चाहता हूं अखिलेश यादव या उनके पिताजी से कि अगर उनके अंदर दम हो तो वो मंदिर का निर्माण रोक करके दिखा दें। भारत माता की, भारत माता की। मैं चाहता हूं कि यही जो जोश और जो उत्साह है वो आप सभी जाए, लेकिन हमारे साथ एक समस्या है। एक मैं समस्या भी आपके साथ बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, आप सभी जानते हैं, आपकी सरकार ने जब मस्जिद गिराई तो हमारी सरकार गिरा दी गई, लेकिन मित्रों सिर्फ एक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और उस राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद हम भूल गए, क्योंकि हम लोगों के अंदर एक छोटी सी बीमारी है, हम लोग भूलते बहुत जल्दी हैं। और जब एक बार सरकार हमारी गिरा दी गई, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया तो हम भूल गए और हमने उसी आतताई और उसी क्रूर को सेवकों पे गोलियां चलाई थी। तो मैं मित्रों आपसे आह्वान करता हूं कि भूलना नहीं है। इसी बात को याद दिलाने के लिए जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि आज हमने इतने कार्य किए हैं कि हम आंख झुकाकर बात नहीं करते हैं, हम आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से हमारी जन विश्वास यात्रा निकल रही है। आंख में आंख डालकर हम अपने कार्यों को बता रहे हैं और इसीलिए मित्रों बता रहे हैं कि आपको भूलना नहीं है, आपको याद रखना है कि पार्टी ने कितने कार्य किए हैं। आप सभी ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं और मुझको पता है कि आप सब नहीं भूलेंगे, लेकिन मंच के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं कि आपके प्रत्येक घर में 10-10 लोग और हैं जो आपके ऊपर आश्रित हैं। आप घर में जाएंगे और आप कार्य बताएंगे माननीय विधायक जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के, और उनके कार्य जो है अपने घर में जाकर के बताएंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप घर में जाएंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। एक बार जोर से बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इस पर मथुरा भी बनाएंगे। जय श्री राम। अखिलेश यादव जी, बाबा जी ने इतनी अच्छी सरकार चलाई कि 2017 से 2022 तक आपको मुद्दा ही नहीं मिला। आपकी सरकार में इतने भ्रष्टाचार होते थे, घोटाले होते थे, और बाबा जी की सरकार में आप घोटाले ढूंढते रहे, लेकिन आपको कोई भी घोटाला नहीं मिला। तो आप एक बात लेकर के आए हैं, आप बोल रहे हैं कि यूपी में बेरोजगारी बहुत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली बात तो आपको बेरोजगारी की सही परिभाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में आपको यह परिभाषा नहीं बताई गई होगी। एक बार मैंने अपने मित्र से पूछा कि अखिलेश यादव जी की सरकार में आपको सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिली, तो मेरे मित्र ने मुझे जवाब दिया। उसने मुझे बताया कि मैं यादव जरूर हूं, लेकिन मेरा दोष सिर्फ इतना है कि मैं सैफई का यादव नहीं हूं, मैं अखिलेश यादव के परिवार का यादव नहीं हूं। तो ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता, ऐसी विचारधारा के लोग आज बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार में लाए हैं, जो अपनी सरकार में सिर्फ अपने परिवार के लोगों को नौकरी देते थे और उनको भी फ्री में नौकरी नहीं देते थे, उनसे भी वो 5 लाख और 10 लाख रुपए वसूलते थे, तब उनको नौकरी देते थे। और आज वो बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी परिभाषा के अनुसार जो सरकारी नौकरी नहीं करता है वो बेरोजगार है, लेकिन आज का युवा जानता है कि सरकारी संसाधन लिमिटेड हैं, सभी को सरकारी नौकरी मिल पाना यह संभव नहीं है। लेकिन आज का युवा अपनी प्रतिभा के पंख लगाकर इस अनंत आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार है। 2012 में आपकी सरकार थी और उसके पहले निरंतर क्रम ऐसा चलता था कि कभी बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और कभी समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। आपकी सरकार पूर्ण बहुमत से आई थी और सभी युवा ये सोच रहे थे कि युवा कल्याण के लिए आप कोई कार्य करेंगे, लेकिन यादव जी आपने युवा कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया। निरंतर अस्थिरता के चलते उत्तर प्रदेश में कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं थी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो,
जहां पर आपको अपनी कंपनी स्थापित करनी है, तो आप कंपनी अपनी कहां स्टेबलाइज करेंगे? जहां पर भ्रष्टाचार है या जहां पर प्रशासन बहुत मजबूत है। एक जगह ऐसी है जहां पर कोई भी आपकी दुकान पे लूटपाट मचा के आसानी से भाग सकता है और उसको पुलिस से संरक्षण भी मिल जाएगा, और दूसरी जगह ऐसी है जहां प्रशासन बहुत ही मुस्तैदी से तैनात है और आपकी दुकान में सुरक्षा की गारंटी है। तो निश्चित तौर से आप वहां जाएंगे जहां सुशासन है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोई भी बाहरी कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी। योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश में सुशासन ला करके आज इतनी कंपनियों का ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर लाया है। निरंतर नवीन कार्य चल रहे हैं, मेट्रो बन रही है, मेक इन इंडिया के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और लगातार नवीन कार्य चल रहे हैं। अब जो मेट्रो में कार्य कर रहे हैं, क्या आप उन्हें बेरोजगार कहेंगे? उन्हें हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। और अखिलेश यादव जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि 2012 से 2017 के बीच और 2017 से 2022 के बीच सरकारी नौकरियों में भी 15% की बढ़ोतरी हुई है, और जनसंख्या वृद्धि के बाद भी 15% की बढ़ोतरी ये बहुत मायने रखती है। आप सभी युवाओं से अपील करता हूं, आप सभी जनमानस से अपील करता हूं कि बहुत दिन बाद उत्तर प्रदेश में, मैं ये नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है, उत्तर प्रदेश में सभी को रोजगार मिल गया है, मैं ये नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोता है, लेकिन मैं ये अवश्य कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अब भूखे सोने वालों की संख्या बहुत कम या नगण्य के बराबर है। मैं आपसे बारंबार निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश में इतने समय के बाद स्थायित्व आया है, और आप छोटी सी भूल मत कीजिए। आप ध्यान रखिए कि आपने सुशासन दिया है, और उसकी वजह, सुशासन की वजह से, आपके एक वोट की वजह से आज नींव बनकर तैयार हो गई है। और एक समय ऐसा आएगा जबकि यहां उत्तर प्रदेश हमारा उत्तम प्रदेश होगा। इसके लिए एक बार फिर निवेदन करता हूं कि जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, और जो स्टेबिलिटी मार्केट में बनी है, कंपनियों का ध्यान उत्तर प्रदेश की तरफ बना है, वो ध्यान बना रहे और उत्तर प्रदेश निरंतर उत्तम प्रदेश बनता रहे। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने धर्म ध्वजा को सदैव बुलंदियों पर रखा है, उसी प्रकार बिल्हौर विधानसभा में भी हमारे नेता स्वर्गीय श्री काला बच्चा जी ने धर्म ध्वजा को लहराकर हिंदुओं की आवाज को ऊपर पहुंचाने की कोशिश की थी, किंतु कुछ ऐसे आतताई और अत्याचारी लोग थे जिन्होंने बम के धमाकों से उनकी आवाज दबा दी। किंतु शहीदों की आवाज बम के धमाकों से नहीं दबा करती। स्वर्गीय श्री काला बच्चा जी ने अपने प्राण इस देश को न्यौछावर कर दिए, लेकिन प्राण न्यौछावर करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसी धरोहर दी जो आज पिता के दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। धर्म ध्वजा थाम कर वो आगे बढ़ रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं राहुल बच्चा सोनकर जी की। जब किसी बच्चे की उम्र होती है कि वो पिता के कंधे पर बैठकर घूमे, जब उसकी किसी बच्चे की उम्र होती है कि वो पिता के सीने पर बैठकर खेले, उस समय राहुल बच्चा जी सड़कों पर बैठ के धरना दे रहे थे। जब बच्चे की उम्र होती है कि वो पिता की उंगली पकड़कर आगे चले, उस समय हमारे राहुल बच्चा जी और उनका परिवार इस आतताई समाजवादी पार्टी की सरकार में लाठियां और डंडे खा रहा था। निरंतर संघर्षों से पलकर वो बच्चा बड़ा हुआ और उसने भी आज हिंदुत्व की ध्वजा को उठा रखा है। मैं बिल्हौर की जनता से विनम्र आग्रह करता हूं कि जो हमारे ऊपर कर्ज है स्वर्गीय काला बच्चा सोनकर जी का, उस कर्ज को हम उतारेंगे और बिल्हौर विधानसभा में सभी हिंदू एक होकर स्वर्गीय श्री काला बच्चा जी के जो बलिदान देश को उन्होंने दिया था उसको सार्थक बनाएंगे और राहुल बच्चा जी को जिताएंगे, ताकि हमारी धर्म ध्वजा फहराने के लिए हमारा नेता जीवित रहे, हमारा नेता आगे बढ़ता रहे। जादिन धरा धेनु नहीं होई, रसा रसातल तादिन तोई। अर्थात जिस दिन पृथ्वी पर गाय नहीं रहेगी उस दिन पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, ऐसा हमारे रामचरितमानस में लिखा है। हम सभी सनातन धर्म के लोग कुछ नारे लगाते हुए बड़े हुए हैं, जो है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और गौ हत्या बंद हो। हम बचपन से सनातन धर्म के सभी लोग ये नारे लगाते चले आ रहे हैं। सिर्फ सनातन धर्म ही है जहां पर विश्व के कल्याण की बात हो सकती है, यहां भारतवर्ष ही है जहां पर विश्व के कल्याण की बात हो सकती है और जहां गौ को माता का स्थान दिया गया है।
आज सड़क के किनारे और खेतों में हमें इतने गौवंशों का समूह दिखाई देता है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि कितने ही बेजुबान हर वर्ष काट दिए जाते थे और कितने ही बेजुबानों की हत्या की जाती थी। आज समस्या ये नहीं है कि गाय फसल खा रही है, समस्या ये है कि गाय खाने वाले कुछ लोग आज गाय नहीं खा पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इन बेजुबानों की हत्या की जानी चाहिए? तो मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इन बेजुबानों की हत्या नहीं की जानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने प्रमुख 2 कार्य किए कि गौ हत्या नहीं होगी और किसान का पेट भी नहीं काटा जाएगा। किसान को समृद्ध बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कार्य किए। किसानों के 86 लाख छोटे किसानों का ऋण माफ किया गया, किसान सम्मान निधि दी गई, सबको राशन दिया गया और किसानों को यूरिया आसानी से उपलब्ध हो सके इसलिए नीम कोटेड यूरिया को बाजार में लाया गया। आप जानते हैं कि पहले यूरिया फैक्ट्री से निकलते ही उसकी कालाबाजारी हो जाती थी, उसे रोकने के लिए पूज्य महाराज जी ने नीम कोटेड यूरिया चलाई और उसको किसानों तक पहुंचाया। आज यूरिया की कालाबाजारी नहीं होती है। और वहीं जहां पर पहले बहुत ही कम गौशाला थे, गौवंश को काट दिया जाता था, बूचड़खाने में भेज दिया जाता था, बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने प्रत्येक न्याय पंचायत में गौशाला की व्यवस्था की। फिर भी आज किसानों को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनकी फसल का कुछ भाग गौवंश खा जा रहा है। अगर बात करें तो महाराज जी ने हर न्याय पंचायत में गौशाला की व्यवस्था की है और कोशिश लगातार जारी है कि ये गौशालाएं ग्राम पंचायत स्तर पर भी बनाई जाएंगी। आज अगर फिर भी गौशालाओं में गौवंश नहीं है तो निश्चित रूप से इसके जिम्मेदार आप और हम हैं, इसके जिम्मेदार यहाँ के ग्राम प्रतिनिधि हैं और इसके जिम्मेदार हम जैसे कार्यकर्ता हैं। आज हम जैसे कार्यकर्ताओं को सक्रिय रूप में आना पड़ेगा और लगातार गौशालाओं का निरीक्षण करना पड़ेगा। हमें सड़कों पर और बाजारों में, खेतों में घूमने वाले इन गौवंशों को गौशालाओं में पहुंचाना पड़ेगा और हमें लगातार इस बात की निगरानी करनी पड़ेगी कि जो गौवंश हमने गौशालाओं में पहुंचाया है वहां पर उसकी सुरक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं आप सभी से बार बार आग्रह करता हूं कि आप सभी सक्रिय हो जाइए। बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों के हित में बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, गौवंशों को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी गौशालाएं खोली हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि सक्रिय रूप से उन गौशालाओं में गौवंश पहुंचाइए और फिर भी अगर कुछ समस्या हो रही है तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि अगर आपकी 5% फसल गौवंश खा जा रहा है तो इससे परेशान होकर इतनी बड़ी गलती मत कीजिए कि ऐसा ना हो कि अभी तो आपकी फसल गौवंश खा रहा है और कहीं ऐसी सरकार बन जाए जो आपका खेत ही खा जाए। मानस में कहा गया है कि सुखी धेनु सत जुगहि बसाई, दुखी काल कलिदियो बनाई। अर्थात गाय अगर सुखी होगी तो सतयुग बन जाएगा और अगर गाय दुखी होगी तो कलयुग बन जाएगा। लोकतंत्र का महापर्व आ गया है और आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि मतदान अवश्य करें, अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। 2017 के चुनाव में लाख जतन करने के बाद भी 39% लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह गए थे। मैं इस बार आप सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें और सभी से यह विनम्र आग्रह भी करें कि मतदान अवश्य करें। पहले मतदान फिर जलपान।